साथियों, हमको ये संभव तो नहीं लग रहा था कि आज हम 100वें चैप्टर तक पहुंचेंगे। समय की बहुत कमी के चलते हुए यह संभव नहीं लग रहा था, और आप लोगों के सहयोग और उत्साहवर्धन ने को यहाँ तक पहुंचा दिया। इसके लिए आप सभी का आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। आप में से कुछ साथी ऐसे मिल गए जिनके लगातार मैसेज मिलते रहते हैं, नई नई जिज्ञासाएं वो करते रहते हैं, और उन्हीं की जिज्ञासाओं के चलते हम इसको निरंतर रखे हुए हैं और भविष्य में भी इसको निरंतर रखेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। आज ये 100वां चैप्टर है, तो सोचते हैं कि इसमें आज कोई एक विशेष बात की जाए जो आपको बिल्कुल ही एक नई दृष्टि दे और बातों को समझने की समझ पैदा कर सके। और हमारी कोशिश यही है कि नक्षत्र विद्या के इस ज्ञान को उदाहरण सहित आपको समझाया जाए कि कैसे चीजों को देखना है, कैसे घटनाओं को देखना है और किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। अब सभी को मालूम है, सर्वविदित है कि 14 अगस्त को श्री राकेश झुनझुनवाला जी का अवसान हो गया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आज उन्हीं की कुंडली से हम इस मारक प्रसंग पर कुछ आपसे बात करना चाहेंगे और यह समझेंगे कि किन योगों के चलते यह दुखद घटना हुई। ज्यादातर लोग यहाँ भी उल्टे सीधे फार्मूले लगाएंगे, कुछ गोचर का, कुछ ट्रांजिट का, कुछ इस वर्ग का, कुछ उस वर्ग का, और घटना को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। एक मित्र ने हमको एक वीडियो भेजा था जिसमें इसी तरह की कुछ बातें थी, और उसी वजह से आज हम यह वीडियो बना रहे हैं। वरना तो हम पूरी कुंडली लेकर कोई भी डिस्कशन सोशल प्लेटफॉर्म पर नहीं करते हैं। अब तुकबंदी लगाकर हम अपने आप को सही तो सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन वह संतुष्टि नहीं मिलेगी जो कि होनी चाहिए। और अभी तक हमने आपको जो सूत्र दिए हैं, यदि आपने उनका गहराई से अध्ययन किया है तो यह घटना भी आपके नॉलेज में अवश्य आ जाए। इस घटना में कुछ ऐसे तारतम्य जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से हम आपको यह समझाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। अब यहाँ पर हम वो योग देखते हैं जिनके तहत यह मारक प्रसंग हुआ है। अब इनकी कुंडली कन्या लग्न की कुंडली है और विशाखा नक्षत्र के तीसरे चरण में इनका जन्म हुआ। यहाँ चूंकि हमको मारक प्रसंग को ही समझना है, इसलिए हम सीधे यहाँ पर शुक्र की महादशा से शुरू करते हैं, जो कि 26 अगस्त 2007 से 26 अगस्त 2027 तक चलनी थी। फिर शुक्र में शनि की अंतर्दशा शुरू होती है 26 जून 2020 से 26 अगस्त 23 तक, और इसमें मंगल की प्रत्यंतर दशा शुरू हुई 27 जुलाई 2022 से 3 अक्टूबर 22 तक इसको चलना था। और इसमें भी सूक्ष्म दशा गुरु की थी जो 11 अगस्त 2022 से 20 अगस्त 2022 तक चलनी, और अंततः केतु की प्राण दशा शुरू होती है 14 अगस्त से 15 अगस्त के लिए, और इसी केतु की प्राण दशा मारक साबित हुई। अब यहाँ पर यदि शुक्र की महादशा का पूरा तारतम्य देखें तो शुक्र, शनि, मंगल, गुरु और प्राण दशा में केतु, यह सब जिम्मेदार हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने आपको जो फार्मूले बताए थे उसके अनुसार ये कैसे प्राण घातक बन गए। बहुत सिंपल सा है, सीधा सा है, सिर्फ देखने की कला आनी चाहिए। अब आप गोचर, ट्रांजिट, जो भी वर्ग लगाना हो आप लगा लीजिए, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलेगी। जबकि इस सीक्वेंस में नक्षत्र स्वामी गुरु भी शामिल हैं, जिनकी की सूक्ष्म दशा थी। तो आइए अब देखते हैं इनकी कुंडली को, कैसे मारक भाव यहाँ पर एक्टिव हुए और यह वाकया दुखद वाकया हुआ। अब यहाँ पर आप हमारे बताए गए सूत्रों को लगाएंगे तो सारा माजरा आपकी समझ में आ गया होगा। अभी तक तो हमने आपको एक सूत्र रूप में बताया था कि भावेश के रूप में शुक्र को सिर्फ तुला राशि जिस भाव में पड़ती है उस भाव का अधिपति समझकर फलित करना चाहिए। इसी तरह मंगल की मेष राशि जिस भाव में होगी उस भाव का अधिपति होगा, और शनि मकर राशि का अधिपति होकर फल देगा। यह सूत्र आप हमेशा ध्यान में रखिए। और आज भी हम
इन्हीं को भावेश मानते हुए सारे कैलकुलेशन करेंगे। दूसरे हमने आपको गुरु की नवम दृष्टि के बारे में बताया था कि गुरु की नवम दृष्टि जिस भाव पर भी पड़ेगी वह प्रारब्ध की दृष्टि है, वह आदमी उस फल को भोगेगा ही। इसी तरह मंगल की 8वीं दृष्टि दुर्भाग्य की दृष्टि होती है, शनि की 10वीं दृष्टि कर्म की दृष्टि होती है। यदि आपने इन तीनों दृष्टियों का इम्पैक्ट ले लिया तो बाकी की दृष्टि आप छोड़ भी देंगे तो उनका सारा निचोड़ इन्हीं तीनों दृष्टियों में आ जाता है। दूसरा, एक मंगल के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि मंगल सारी उम्र जिस राशि में बैठा है उस राशि के भावों के साथ बंधा हुआ रहता है, उसी राशि के अनुसार फल देता है। लेकिन जब भी मंगल की दशा आएगी तो वह उससे अगली राशि के फल देगा। जैसे यहाँ पर इनकी कुंडली में अष्टम भाव में मेष राशि का मंगल बैठा है तो इसने उम्र भर मेष राशि यानी लग्न खड़ा है, आदमी बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाला, जुए सट्टे शेयर का माहिर वह बनाता है। लेकिन यहाँ मंगल ने अपनी प्रत्यंतर दिशा में मेष के बजाय वृक का यानी दूसरा भाव एक्टिव किया है। यह सूत्र आप ध्यान में रखिए और आप जहां भी कुंडली देखें वहां पर इसी सूत्र को लगाएं, आपको सटीक रिजल्ट मिलेंगे। शनि, मंगल और गुरु इन तीन ग्रहों को एक्स्ट्रा दृष्टि दी गई है। उसका मतलब यही है कि इन तीनों का कोई उपाय नहीं है और यही काम करती हैं। अगर आप इन तीनों दृष्टियों का इफेक्ट लेना सीख गए तो कुंडली देखना कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं रह जाएगी। और इनकी ये तीनों ही दृष्टियां अकाट्य हैं, अपने अपने फल देने के लिए इन तीनों दृष्टियों का कोई जवाब नहीं। आइए अब इस महादशा शुक्र की महादशा से प्राण दशा तक के ग्रहों की बात कर लेते हैं कि इन्होंने कैसे फल दिए हैं। सबसे पहले महादशानाथ शुक्र की बात कर लेते हैं। यहाँ पर शुक्र द्वितीयेश हैं। वृक राशि नवम भाव में होने से आप इनको नवमेश तो कह सकते हैं, लेकिन जब इनकी दशा अंतरदशा और फल देने की जिम्मेदारी आएगी तब ये द्वितीय भाव का फल ही देंगे द्वितीयेश होकर। इस चीज को ध्यान रखिए। अब देखते हैं शुक्र ने क्या दिया। अब शुक्र यहाँ द्वितीयेश है और उनकी उच्च है सप्तम भाव, तो यहाँ पर सप्तम भाव एक्टिव होगी और द्वितीयेश तो ये है ही। उच्च भाव से इनकी दूरी चतुर्थ भाव की है तो चतुर्थ एक्टिव हो गया, और नीच भाव से दूरी दसम भाव की है तो दसम डीएक्टिवेट होगा, और द्वितीय भाव से जो इनका भाव है वहां से इनकी दूरी नवम भाव की है तो नवम भाव भी एक्टिव हो गया। अब द्वैत वाले भाव से हम देखते हैं तो दूसरे भाव के ठीक सामने 8वां भाव है जो कि यहाँ पर कमजोर होगा। तो आप देख रहे हैं कि इस शुक्र की दशा में भी दूसरा और 7वां बढ़ने के कारण इन्होंने अथाह पैसा कमाया, लेकिन यह दूसरा और 7वां पैसा तो देता है लेकिन यह आयु को क्षीण करता है। उसका कारण यही है कि 7वें के सामने लग्न कमजोर हो जाता है और दूसरे के सामने 8वां भाव यानी आयु कम हो जाती है। इसी प्रकार नवम यहाँ बढ़ा है तो सामने तीसरा भाव यानी श्रम करने का भाव, उत्साह का भाव, आप उसको जीवनी शक्ति भी कह सकते हैं। अगर आदमी में मेहनत करने की, पुरुषार्थ करने की हिम्मत नहीं बचती है तो यहाँ तीसरा भाव भी नवम बढ़ने की वजह से कमजोर हो गया, जो कि जीवनी शक्ति का है, पराक्रम का है। और आप जानते हैं कि ये बहुत दिनों से व्हील चेयर पर ही थे। और जहाँ तक पैसे कमाने की बात है तो पैसा तो इनके इन्वेस्टमेंट से आ ही रहा था, दिन दूना रात चौगुना बढ़ ही रहा था, क्योंकि यहाँ शुक्र ने द्वितीय और सप्तम बहुत ज्यादा बढ़ा रखा था। तो यहाँ शुक्र की महादशा में शुक्र ने द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम और नवम बढ़ाया और लग्न, तृतीय और अष्टम ये 3 भाव कमजोर कर दिए। यानी जो भाव एक्टिव हुए उनसे धन तो अथाह आया लेकिन लग्न यानी शरीर गया, तृतीय यानी जीवनी शक्ति, पराक्रम करने का साहस खत्म हुआ और अष्टम आयु गई। तो ये तो हुई बात शुक्र जो कि महादशानाथ हैं उनकी। आइए अब अंतरदशानाथ शनि की स्थिति देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आप महादशानाथ शुक्र से शनि की स्थिति देखिए। शुक्र से शनि की दूरी सप्तम भाव की है तो यह सप्तम भाव एक्टिव करके शनि भी यहाँ पर मारक बन रहे हैं। आपको याद होगा तो हमने पिछले ही चैप्टर 99 में बताया था, जो ट्रांसफर वाला चैप्टर था, उसमें कि महादशानाथ से दशानाथ की दूरी वाला भाव भी एक्टिव हो जाता है। और इसी तरह उसी फार्मूले के तहत यहाँ शुक्र से शनि की दूरी सप्तम है, इसलिए सप्तम यानी मारक भाव शनि ने भी एक्टिव कर दिया। यह तो हुई पहली बात। अब शनि की स्थिति पर भी आप विचार कर लीजिए, वहां भी आपको स्पष्ट दिखाई देगा
कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। शनि की उच्च राशि दूसरे भाव में है तो दूसरे को एक्टिव करेंगे। दूसरा जो कि प्रबल मारक होता है, धन देता है लेकिन मार्केश तो प्रबल होगा। और शनि की नीच राशि 8वें भाव में है, 8वां जो कि आयु का भाव है, तो वहां पे आयु को खत्म करेगा। अब आज हम यहाँ पर सिर्फ मारक भावों पर बात कर रहे हैं, इसलिए पूरी भावों की व्याख्या छोड़ देते हैं, नहीं तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब शनि के बारे में हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इनकी 10वीं दृष्टि, इसका कोई तोड़ नहीं है। 10वीं दृष्टि जिस भाव पर पड़ेगी उस भाव के फल वहां मौजूद राशि के द्वारा खत्म होंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शनि की 10वीं दृष्टि लग्न भाव पर है, वहां पर कन्या राशि यानी छठा भाव मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि छठा भाव यानी रोग के जरिए यह लग्न की हानि करेंगे। 10वीं दृष्टि यहाँ स्पष्ट कर रही है, यानी यहाँ शुक्र में जितना मार्कत्व है उतना ही मार्कत्व शनि में भी आ गया है। तो यहाँ शनि ने भी सप्तम एक्टिव कर लिया, महादशानाथ से दूरी की वजह से दूसरा भाव एक्टिव हुआ और यहाँ पर लग्न खत्म हुआ और 8वां भाव खत्म हुआ, यानी ये भी पूरे मार्क मूड में है। आइए प्रत्यंतर दशानाथ मंगल के बारे में बात करते हैं। मंगल 8वें भाव मेष राशि में बैठा हुआ है। मंगल स्वयं यहाँ पर अष्टमेश हैं और इनकी 8वीं दृष्टि तीसरे भाव पर जा रही है। 8वां भाव आयु, भावात भाव से 8वें से 8वां तीसरा भाव, यह उसको खत्म कर रहे हैं, जीवनी शक्ति को खत्म कर रहे हैं, आयु की आयु को खत्म कर रहे हैं। यहाँ मंगल भी बेबस हैं, यहाँ कुछ नहीं कर सकते। जो दायित्व उनको मिला है सिर्फ उसको निभा रहे हैं। और मंगल के बारे में आपको एक बात और बता देते हैं कि मंगल यूं तो सारी उम्र ही जिस राशि में बैठे हैं उसी के फल देते हैं, लेकिन जब इनकी दशा अंतरदशा आती है उस वक्त ये जिस राशि में बैठे हैं उससे अगली राशि के फल देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ जैसे मेष राशि में बैठे हैं तो ये यहाँ पे वृष राशि के फल देंगे, यानी दूसरा भाव एक्टिव करेंगे। यह एक बहुत बड़ा सूत्र है मंगल के बारे में, आप इसको आजमा कर देखिए, बिल्कुल फिट लगेगा। अब यहाँ मंगल की दृष्टि ने कितनी हिम्मत तोड़ी है कि जो आदमी हॉस्पिटल में संघर्ष कर रहा है, हर आदमी संघर्ष करता है जब भी बीमार होता है तो वापस खड़ा होने के लिए, और ये तो वो आदमी था जिसने शेयर बाजार में पत्नी के जेवर बेचकर भी इन्वेस्टमेंट कर दिया था। बहुत हिम्मती आदमी, उसके बावजूद भी मंगल ने यहाँ पर अपने 8वीं दृष्टि से कोई कसर नहीं छोड़ी। तो इस वजह से मंगल ने यहाँ पर दूसरा भाव एक्टिव कर दिया। अब दूसरा भाव आपको मालूम है कि 7वें भाव से भी ज्यादा प्रबल होता है मार्केश के मामले में। मतलब मंगल ने यहाँ दूसरा एक्टिव कर दिया और तीसरा खत्म कर दिया। अब सूक्ष्म दशा के रूप में गुरु को देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर नक्षत्र स्वामी हैं। अब गुरु के बारे में हमने आपको अभी इसी चैप्टर में भी बताया है कि गुरु की 9वीं दृष्टि अकाट्य है। यहाँ गुरु की 9वीं दृष्टि द्वादश भाव पर है। द्वादश भाव की तरफ वो ले जाएंगे ही, और द्वादश भाव है प्रयाण का, मोक्ष का। गुरु ने यहाँ पर क्या किया, हालांकि वो सूक्ष्म दशा में ही है, लेकिन सीक्वेंस तो आपकी नीचे से ऊपर तक मिलेगी ही। तो गुरु ने यहाँ द्वादश भाव को एक्टिव कर दिया है। अब अंत में प्राण दशा में आते हैं केतु, जो स्वयं सप्तमेश हैं, जिनकी उच्च द्वादश भाव में है और अपनी उच्च से भी सप्तम बैठे हैं। यहाँ पर भी सप्तम बढ़ेगा, द्वादश बढ़ेगा, यानी केतु और भी प्रबल मारक हो गए। अब यहाँ पर यदि विचार किया जाए तो महादशानाथ शुक्र से लेकर प्राण दशानाथ केतु तक सारे ग्रहों में मारकत्व है। और ये ध्यान रखिए कि ऐसी सीक्वेंस बहुत कम मिलती है, क्योंकि मारक दशा दूसरा 7वां बढ़ाती है तो उसमें धन प्रचुर आता है, बहुत तेजी से धन आता है। आदमी अपने जीवन काल में ही अरबोपति बन जाता है। जैसे राकेश झुंझुनवाला जी की अभी बोलते हैं 50,000 करोड़ की संपत्ति है, जो कि शुरुआत में उन्होंने किसी से उधार लेकर यह धंधा शुरू किया था। उसी तरह जितना द्वितीय और सप्तम प्रबल होगा उतना ही उनमें मार्कत्व बढ़ता जाएगा। और ये बात यहाँ पर सिद्ध होती है। पैसा अथाह है लेकिन जीवन का संकट है, और वो हुआ। और ऐसी कुंडलियां रेयर होती हैं कि इस तरह की सीक्वेंस मिले। पर आप यह भी देखिए
कि इस तरह पैसा कमाने वाले भी रेयर ही होते हैं, कोई हर आदमी नहीं कमाता है। इसलिए ऐसी दशाओं की सीक्वेंस हर आदमी के साथ नहीं बनती है। अब लंबी चौड़ी गणनाएं करना, ये वर्ग निकालना, वो करना, ट्रांजिट देखना, वो देखना, अब उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं। लेकिन ये जो विधा है इसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे आपको दिखाई देगा कि ये हो रहा है, और कोई बहुत लंबी चौड़ी गणनाएं नहीं है। आपने अभी तक, आज हम 100वें एपिसोड पर हैं, 100 एपिसोड को ही आपने ध्यान से देखा है और उन पे मेहनत की है, नोट्स बनाए हैं, तो यह बात आपको स्वयं ही समझ में आ जाएगी। इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। कुंडली देखते ही उसका जिस्ट समझ में आना चाहिए, यही खूबसूरती है। कोई लंबी चौड़ी गणनाएं नहीं करनी है। तो आशा करते हैं आपको आज का यह एपिसोड पसंद आया होगा, और झुनझुनवाला जी को फिर से श्रद्धांजलि देते हुए इस एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं, और अगली बार किसी नए विषय के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय जय सिया राम।